नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम कक्षा 10 क्लास 10th की एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू में चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जो ही आपका डेवलपमेंट के ऊपर है, यानी विकास के ऊपर है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक बार एनसीईआरटी पे नजर घुमाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी अपनी डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। एंड यहाँ पे है आपका चैप्टर 1, जो है बेसिकली आपका डेवलपमेंट यानी विकास। देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें शुरुआत ही बेसिकली करी गई है कि विकास का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब एक कंट्री अगर आप सोचते हो तो आपको क्या दिखता है कि आपकी कंट्री में क्या होना चाहिए। क्यों, मुझे एक बात बताओ। आपके अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वक्त वो यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मतलब इन कंट्रीज में, इन जगहों पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? वहां पे इनको क्या मिलता है? पैसा मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है। ठीक है, बेटर लाइफ मिल रही है। क्या चाहिए? और फिर यही लोग आप देखोगे थोड़े सालों बाद वापस से इंडिया आ जाते हैं, वापस से भारत आ जाते हैं। तो तब इनको क्या चाहिए होता है? क्या तब पैसा और ये सब चीजें मैटर नहीं करती है? तब फैमिली, फ्रेंड्स, सबका साथ है ना, खाना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या क्वालिटी इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, कैसे आप देखोगे कि डेवलपमेंट यानी अगर हम विकास की बातें करते हैं तो क्या सिर्फ उसका मतलब आर्थिक विकास से है, या उसके अलावा भी आप देखोगे जो भिन्न भिन्न प्रकार का विकास होता है, जैसे आपका सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसमें बात करी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि डेवलपमेंट का इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने एक टेबल बनाई है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भैया अगर आप एक ग्रामीण इलाके में काम करने वाले मतलब श्रमिक हो, ठीक है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीन पे जाके काम करता है, तो आपका एस्पिरेशन क्या होगा कि कभी मेरी खुद की भी अपनी जमीन हो। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे कि अगर आप कोई पंजाब के बहुत ही ऐसे होता है ना, अमीर फार्मर हो, अमीर कृषक हो, ठीक है, तो आपका एस्पिरेशन क्या होगा कि भाई जो मैंने अनाज बोया था, जो मैंने हार्वेस्ट किया है, जो अभी बिल्कुल तैयार है, उसका मार्केट में मुझे अच्छा दाम मिले। ठीक है, हो सकता है कि आपका एस्पिरेशन हो कि आपके बच्चे ही खेती बाड़ी का काम ना करके बाहर की तरफ सेटल हो जाए। ठीक है, फिर आप देखोगे कि अगर आप एक यहाँ पे मतलब अपन बोलते हैं शहरी इलाकों में, अगर आप एक काम करने वाले, एक रोजमर्रा के आम आदमी हो, ठीक है, तो आप ही देखोगे कि आपका एस्पिरेशन क्या होगा कि आपके पास अगर घर नहीं है तो घर हो, घर है तो गाड़ी हो, गाड़ी है तो आपके पास और सुख सुविधाएं हो, घर में अगर पंखा है तो एसी हो। तो ऐसे आप देखोगे कि आपके एस्पिरेशंस या गोल्स बदलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए जो विकास है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो विकास हो। अगर मेरे घर में ऑलरेडी एसी है और आपके घर में नहीं है, या सपोज आपके पास एक बहुत अच्छी कार है और मेरे पास नहीं है, तो हो सकता है मेरे लिए कार खरीदना विकास हो, आपके लिए एसी खरीदना विकास हो। तो जितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उतने ही भिन्न भिन्न प्रकार के उनके एस्पिरेशंस होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, और इसलिए आप देखोगे जो विकास का एक्चुअल में जो मतलब होता है वो भिन्न भिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने बात करी थी आपसे इनकम के बारे में। ठीक है, कि ये बता रहे हैं कि कैसे मतलब आप जहाँ पे काम करते हो, आप कुछ भी बिजनेस भी करते हो, तो भी आपकी कोई इनकम बनती है, तो भी आपकी कोई आय बनती है। ठीक है, लेकिन आप भी देखोगे कि ये ह्यूमन नेचर होता है कि हमारे कभी भी आय ज्यादा नहीं लगती, हमेशा कम ही लगती है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा आय होती, ज्यादा पैसा होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। ठीक है, बट वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में सिर्फ आय के आधार पर ही अपना जीवन नहीं काटते। बहुत सी दूसरी चीजें भी होती है जिनको हम बोलते हैं ना नॉन मटीरियलिस्टिक चीजें। एक तो होता है मटीरियलिस्टिक आइटम, ठीक है, जैसे आपका घर, बंगला, कपड़े, ये सब। एक होता है कि बेसिकली आपके नॉन मटीरियलिस्टिक आइटम, जैसे कि आपको किसी समाज में रह के खुशी कितनी मिलती है, वहां पे फ्रीडम कितना है, क्या आपके पास अपने डिसीजंस लेने की पावर है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिक्योरिटी मिलती है, नहीं मिलती है। आप पॉश लोकेलिटी में रहते हो, लेकिन वहां पे जो आने जाने का रास्ता है वो किसी ऐसे ही जगह से गुजरता है, या वहां को बिल्कुल लाइट नहीं है, कि आपको सिक्योरिटी आती नहीं है, तो क्या आप मतलब बोलोगे इसको कि ये विकास है? बताओ, नहीं बोल पाओगे ना। वो वाली चीज है। फिर ये बात करते हैं कि जब हमने विकास को समझा, तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास की, नेशनल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा? मतलब क्या अगर मैं कहीं डैम बना रही हूँ तो क्या उसको डेवलपमेंट कहेंगे? क्या ऐसा नहीं है कि वो डैम बनाने से जिन लोगों का घर चला गया, जिन लोगों की
जमीन अंदर डैम के अंदर चली जाएगी, बांध के नीचे चली जाएगी, तो क्या उनके लिए वो विकास कहलाएगा? नहीं। करेक्ट है ना? तो विकास जो है ना सिर्फ अलग है, कई बार आप देखोगे कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है? फिर यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि एक तो बात कर रहे हैं कि इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज की, बाकी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, कैसे हम किसी देश को कहते हैं कि ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है और ये डेवलप्ड है। ठीक है? क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो वो उन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है? उन कारक के बारे में बात करेंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो पता होने चाहिए। या सिर्फ इनकम के आधार पे आप ये बोल सकते हो कि कोई देश डेवलप्ड है या कोई देश डेवलप्ड नहीं है। ठीक है? फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम का, तो ये उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एवरेज इनकम का मतलब क्या हो जाएगा? भाई आपके देश में जितनी टोटल इनकम है, राम, श्याम, सुरेश, सुधा, महेश, सुप्रिया, सबकी इनकम मिला लो, मेरी 50, किसी की 60,000, किसी की 80,000, किसी की 2,000, सबको ऐड कर दो। ठीक है? सबका समेशन कर दो और उसको डिवाइड कर दो जितने लोग आपकी कंट्री में रहते हैं। आपकी कंट्री की अभी जनसंख्या क्या है? 130 करोड़, तो उससे डिवाइड कर दो, तो आपकी जो एक एवरेज आय निकलेगी। ठीक है? मैंने आपसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था मीन मीडियन मोड वाला। ठीक है? तो उसमें से किसी एक ने आंसर दिया था, तो बाकी लोग क्या आंसर देना नहीं चाहते, या आता है या देने में इंटरेस्ट नहीं है? जरूर बताइए। ठीक है? तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये एवरेज आय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मैं, सुधा, रमेश, महेश सब 50,000 रुपए कमा रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग कम कमा रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा जो एवरेज है वो 50,000 के आसपास चलता है। ठीक है? फिर यहाँ पे आप देखोगे वो बता रहे हैं कि कौन सी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, तो ये सब एक रिपोर्ट्स लेके आती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक वो बता रहे हैं कि भैया यूएस की इनकम कितनी है, लो इनकम कंट्री को हम कब बोलते हैं। ठीक है? पर कैपिटा इनकम अगर किसी चीज कितनी कम होनी चाहिए कि आप एक कंट्री को बोलोगे कि वो लो इनकम है। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? तो वो वाला चीज हो जाएगा। एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने एवरेज इनकम का ले रखा है। उन्होंने बेसिकली यहाँ पे एक एक्सरसाइज बताई है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि देखो, एक है आपकी एक कंट्री, ठीक है, ये आपकी दूसरी कंट्री। ठीक है? अब ये बता रहे हैं कि अगर आप इनका एवरेज निकालोगे तो शायद सेम आएगा। ठीक है? एवरेज कैसे निकलेगा इसमें? मैंने अभी आपको बताया, जैसे इसमें कंट्री ए में आपको एक कंट्री है ए, उसका एवरेज निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा बताओ? अभी तो बताया कि आप 9500, 10,500, 9800, 10,000 और 10,200 इन सबको ऐड करो और कितने लोग हैं? 5 से डिवाइड कर देना, उसका अनुपात ले लेना। ठीक है? तो आपको एक आंसर आएगा। वैसे यहाँ पे करोगे तो देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो ये क्या है? 48, 39, 50, तो 50 को 5 से डिवाइड करोगे 10,000 आएगा। ठीक है? आपको ये दिख रहा है कि दोनों कंट्रीज का, कंट्री ए का और कंट्री बी का, अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो 10,000 ही आ रहा है। ठीक है? बट आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एवरेज सेम होने से क्या इसका मतलब ये है कि कंट्री ए और कंट्री बी में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगा वो सेम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कंट्री में अगर आप देखोगे तो लगभग सब लोग बराबर बराबर सा कमा रहे हैं। ठीक है? ऊपर नीचे 5 प्लस माइनस 500 हजार। इसमें देखो 4 लोग बिल्कुल ही गरीबी रेखा के भी गरीब उसमें है, और इसमें आप देखो एक ही बंदा सारा कमा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम रिच और एक्सट्रीम पुअर वाली सिचुएशन है जो इस कंट्री में नहीं है। ठीक है? समझ में आया? तो वो हो जाएगा। फिर अब ये बात कर रहे हैं कि कैसे अगर हम अपने देश के अंदर बात करें तो आपको पता है अलग अलग राज्य हैं। फिर ये बात कह रहे हैं कि कैसे हमारे इंडिया में अगर हम इनकम के मुकाबले देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों पे आपको ज्यादा इनकम देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं अगर आप बिहार, यूपी ये सब देखोगे तो आपकी एवरेज इनकम कम है। ठीक है? लेकिन ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ एवरेज इनकम से कुछ नहीं होता। ठीक है? इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं, जैसे आपके राज्य में क्या पब्लिक फैसिलिटीज हैं, वॉशरूम्स है या नहीं है, आपके यहाँ पे सिक्योरिटी है या नहीं है, क्या महिलाओं को उतने इक्वल राइट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या आप देखोगे वो भी बाहर निकल के काम कर सकती है नहीं कर सकती हैं, आपके यहाँ हेल्थ का स्टेटस कैसा है, एजुकेशन का आप देखोगे स्टेटस कैसा है, कैसे पता लगेगा भाई स्कूल्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं, उसमें कितने लोग पढ़ने आते हैं, कितने लोगों का एडमिशन हो रहा है, कितने गरीब लोग आप देखोगे पब्लिक फैसिलिटीज को यूज कर पा रहे हैं और उनके लिए वो एक्चुअली फायदेमंद है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे एनसीईआरटी में हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दी हुई होती हैं, वो अभी के लिए आप ठीक है छोड़ सकते हो क्योंकि आप इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। फिर एक आपके यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में हम वहीं पर डिस्कस करेंगे जब हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो 2019 का आया होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल निकलती है, आप देखोगे नए नए फिगर्स आते हैं, ये 2020 की रिपोर्ट है। ठीक है? वैसे ही आप देखोगे अब 2022 की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है?
तो उसमें आपको नया डेटा मिल जाएगा, पर ओवरऑल आप देखोगे लगभग डेटा सेम ही रहता है, अंटिल कोई कंट्री बिल्कुल आप देखोगे नीचे से ऊपर और ऊपर से ऐसे छलांग मारती रहे, ठीक है। तो लगभग डेटा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस रिपोर्ट को देख के भी कुछ चीजें समझोगे, और फिर हम बात करेंगे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, कि भैया आज क्यों हमें सतत विकास के बारे में बात करनी पड़ रही है। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि इंडिया में जो हमारे यहाँ पे पानी की कमी हो रही है, स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर की, उससे। फिर दूसरा इन्होंने ऑयल से एग्जाम्पल लिया है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करी है, ठीक है। एंड फाइनली उन्होंने वही बोला है कि जो आपका विकास हो रहा है, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो पेरिनियल है, ठीक है। आप ही देखोगे कि मतलब देखो, अगर आप ऐसे सोचो कि अगर आपसे कोई सेकंड क्लास में पूछता कि भैया आपको बड़े होके क्या बनना है, तो हो सकता है कि आपके एस्पिरेशन अलग होते। आपसे किसी ने 10th में क्वेश्चन पूछा, आपका एस्पिरेशन अलग था। आप कॉलेज गए, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपका एस्पिरेशन अलग था, ठीक है। और आज आपसे कोई पूछ रहा है तो आपका एस्पिरेशन अलग है। तो अलग अलग समय पे जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती है, आपका विकास होता है, आपकी प्रोग्रेस होती है, वैसे वैसे आप देखोगे आपकी डेफिनेशन ऑफ विकास भी चेंज होती है। तो इसलिए एक्चुअली में विकास क्या है, ये डिबेट कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे अपनी एनसीईआरटी थी। अब हम क्या करेंगे, थोड़े तो नहीं है एक्चुअली, एमसीक्यूज 20 से ऊपर ही हैं, तो हम एमसीक्यूज के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन 1, जो आपसे बात कर रहा है विकास के बारे में, विकास के लक्ष्य के बारे में। तो ये तो मैंने आपको अभी चैप्टर समझाते वक्त ही बताया कि कैसे दो अलग अलग लोगों का अलग अलग विकास का लक्ष्य हो सकता है। भाई मेरा लक्ष्य हो सकता है कि मुझे एमबीए करना है किसी कॉलेज से और अच्छी जगह पे नौकरी करनी है। आपका लक्ष्य है कि भैया मुझे स्टडी आईक्यू के पीसीएस आरती चैनल से पढ़ के आगे मुझे ये एमसीक्यू सॉल्व करके सिविल सर्विसेज में जाना है। कुछ भी हो सकता है ना, आपका अलग अलग लक्ष्य है, आपके विकास की डेफिनेशन ही अलग है, तो दो अलग अलग लोगों के दो अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ये कहता है कि जो विकास है वो किसी के लिए भी विकास विनाशकारी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल गलत है। आप मुझे ये बात बताओ, मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है पिछली बार मैंने आपको पूछा था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी, ठीक है। तो किसी एक ने मुझे आंसर भी दिया था वहां पे, लेकिन बाकी सब लोग भी मुझे जरूर बताइएगा। वैसे आप देखोगे हमारे यहाँ पे देश में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं, ठीक है। जैसे आपका तेहरी डैम आंदोलन हुआ था एक, ठीक है। फिर एक आपका साइलेंट वाली वाला हो जाएगा, एक आपका चिपकू मूवमेंट हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर अपन चिपकू मूवमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे अपन अमृता देवी बिश्नोई के बारे में सुनते हैं, ठीक है। ये वो 17वीं सेंचुरी वाला बोल रही हूँ, सुंदरलाल भोगना वाला नहीं, जो 1970 के आसपास हुआ था। ये चिपकू मूवमेंट में अमृता देवी बिश्नोई वाला बोल रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था कि जोधपुर के जो महाराजा थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि वहां पे जो खेजड़ली के पेड़ है उनको काट दो, ठीक है। तो उनके हिसाब से विकास क्या था कि भाई आप मैदान खाली करके वहां पे कोई इंडस्ट्री या उद्योग डालो, ठीक है, और ये विकास कहलाएगा। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई और जिन्होंने अपनी लाइफ आप देखोगे सैक्रिफाइस कर दी पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है, उनके लिए विकास का मतलब क्या था? उनके लिए विकास का मतलब उद्योग करना नहीं था, उनके लिए विकास का मतलब था कि उनके पेड़ वहां पे जिंदा है। जिन पेड़ों से आप देखोगे कि उनको छांव मिलती है, उनको खाने के लिए फली मिलती है, उनकी जो भेड़ बकरी वगैरह होते हैं उनको भी आप देखोगे चारा मिलता है, वही पेड़ आप देखोगे उनके लिए बारिश लेके आता है, मिट्टी को रोके रखता है। उनके लिए विकास का मतलब था कि इन पेड़ों के साथ साथ हमारा विकास हो, ठीक है। हम कुछ ऐसा करें कि ये पेड़ भी रहें और हम भी रहें। तो हो गया ना, एक के लिए जो विकास था वो दूसरे के लिए विनाशकारी बन गया। भाई जब आप पेड़ ही काट दोगे तो इनके लिए तो विनाशकारी हो जाएगा ना। इनको चारा कहाँ से मिलेगा, इनको फली नहीं मिलेगी, वही फली इनको बाहर से महंगे में खरीदनी पड़ेगी। तो हो गया। वैसे आप सोचो, आपने इतना बड़ा बांध बना दिया, ठीक है, तो वो बांध से सरकार क्या सोचती है कि भैया इस बांध से जो पानी भरेंगे उस पानी से सिंचाई होगी। आप दूर दूर तक गांवों तक जहाँ पानी नहीं पहुंचता वहां इरिगेशन आएगा, वहां सिंचाई होगी, तो वहां फार्मर्स को आप देखोगे, कृषकों को पानी मिलेगा, उससे खेती बाड़ी होगी, वहां खुशहाली आएगी, उनके पास पैसे आएंगे, है ना। इसके अलावा पीने का पानी दिया जाएगा सबको, और जो बाकी एक्टिविटीज होती है जिनसे पानी की जरूरत पड़ती है वो सब किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो मछुआरे वगैरह है वो मछली वगैरह भी पकड़ सकते हैं। तो बहुत कुछ आप देखोगे आप बांध के पानी से कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा बांध बनाने के लिए आपने क्या करा? बहुत सारी जमीन जो थी वो इस पानी के नीचे डूब गई, बहुत सारे पेड़ पौधे जो थे वो इसके अंदर डूब गए। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे इलाके भी हों जो ट्राइबल, अपने जो जनजातियां होती हैं, वो इस पे आप देखोगे इन पे निर्भर करती हो, लेकिन उनका तो अभी पूरा हैबिटेट नीचे चला गया ना। तो आपके लिए जो विकास था वो दूसरे के लिए विनाशकारी बन गया। तो इसलिए आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। फिर हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका बोलता है कि जब भी हम विकास की बात करते हैं
तो लोग जो होता है ना, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमें समान तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हमें दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। तो ये सब भी आप देखोगे लोग डिमांड करते हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि भैया आमतौर पर अगर आप देखोगे किसी को भी भेदभाव पसंद नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर आप मुझे बताओ, आप और आपका दोस्त अगर ऑफिस जाते हो, ठीक है, दोनों अभी अभी नई नई कंपनी में ज्वाइन हो, लेकिन आपको वहां पे कोई काम नहीं दे रहा, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, और आपके दोस्त से आप देखोगे सब आके बात कर रहे हैं, उसको काम दे रहे हैं, तो भेदभाव आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको इस कंपनी में सुरक्षित महसूस होगा, सम्मानित महसूस होगा? क्या आप उस कंपनी में काम करना चाहोगे? नहीं। तो बिल्कुल सही है कि भैया आमतौर पर अगर आप देखोगे तो लोगों को भेदभाव अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब आप ऐसे कंप्लेन नहीं कर सकते कि भैया किसी आर्मी के बहुत टॉप नॉच ऑफिसर को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा, या किसी आईएएस ऑफिसर को या ब्यूरोक्रेट को आप देखोगे इतनी इज्जत मिलती है, हमें नहीं मिल रही। अरे भाई, मतलब उन्होंने वो अर्न करी है। आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ताकि आप भी आगे जाके इतनी रिस्पेक्ट अर्न कर सको। तो जब तक आप अपने आप को किसी सिमिलर आदमी से कंपेयर नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैम हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। नहीं नहीं, ठीक है। बट जनरली आप देखोगे कि भेदभाव किसी को पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर किसी को चाहिए कि भैया उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छा रिस्पेक्ट मिले और अच्छी सिक्योरिटी मिले। तो ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट राइट है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले वाले का कारण भी है, ठीक है, उसका तर्क भी है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कि भैया मतलब इनमें से किस चीज का डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा कि कोई बियरिंग ही नहीं है, वो ये बोल रहा है कि भैया इनमें से जो आपने ऑप्शन लिखे हैं नीचे, इनमें से किस चीज का पॉजिटिव, ठीक है, सकारात्मक आप बोल सकते हो प्रभाव नहीं पड़ता किसी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, किसी के जीवन की गुणवत्ता पे। याद रखना, क्वेश्चन पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा कि उसका इफेक्ट ही नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया अगर आपको स्वतंत्रता मिलती है, सुरक्षा मिलती है, आपको दूसरों से सम्मान मिलता है, तो आपको खुशी मिलती है। भाई अगर आपको ये सब किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जी जान से मेहनत करोगे। आपको पता है वर्ल्ड में कुछ कंपनीज होती हैं, ऑल्दो अभी के लिए शायद एग्जाम्पल सही नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि यही कंपनीज लोगों को फायर कर रही हैं, जैसे मेटा हो गई, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई। लेकिन ये कंपनीज जो थी ना आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस जो अपना ऑप्शनल्स जिसमें इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए एस्पिरेशनल कंपनीज होती थी, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है। आप देखोगे इक्वालिटी मिलती है, आपको हर तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, आपको रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है, वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको कोट पैंट पहन के ऑफिस जाना पड़ेगा, आप लोग शॉर्ट्स में उठ के चले जाते हैं। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि वो मतलब और ज्यादा आप देखोगे स्टाफ मोटिवेटेड रहता है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कभी कंपनी छोड़ के जाने की बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं उनकी जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको लाइफ में भी ले लो। भाई अगर आप एक ऐसे समाज में रहोगे जहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा ना। सिर्फ अच्छा कमाना ही मैटर करता है क्या? अगर ये होता, अगर अच्छे कमाने से ही फर्क पड़ता, तो जो लोग भ्रष्टाचार करके इतनी इनकम कमाते हैं, जो बड़े बड़े घर खड़े कर लेते हैं, क्या आपको लगता है समाज में उनको इतनी इज्जत दी जाती है? नहीं दी जाती, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई बहुत ही मेहनत करने वाला व्यक्ति है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ हो सकता है टीचर की नौकरी कर रहा हो, लेकिन सुबह से शाम तक आप देखोगे वो खून पसीना एक करके मेहनत करता है, धीरे से आप देखोगे पैसे जोड़ जोड़ के जब घर बनाता है, तो उसकी बहुत इज्जत करी जाती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जीवन की जो गुणवत्ता है, इन सब चीजों पर निर्भर करती है। बट वहीं आप ये देखो, आपका चौथा ऑप्शन है सोशल एक्सक्लूजन, यानी सामाजिक बहिष्कार। अरे भाई सामाजिक बहिष्कार जो है वो तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ना। आपको आपके समाज से ही लोग अगर बाहर निकाल देंगे तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट थोड़ी होगा, वो तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। भाई आपको आपके समाज से निकाल दिया तो आप और ज्यादा दुख में चले जाओगे, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कैसे होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये बोल रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। बिल्कुल सही, मैंने अभी अभी समझाया आपको। आपका सिविल सर्विसेज में जाना था, हो सकता है किसी और का हार्वर्ड स्कूल जाना हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, आपके आपस में विरोधी भी हो सकते हैं। कैसे? भाई मेरा काम था पेड़ों को बचाना, महाराजा का काम था पेड़ों को काटना, पर विकास दोनों चाहते थे। तो ऑब्वियसली आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बात कर रहा है आपसे
कि भैया अगर आप एक कामकाजी महिला हो, वर्किंग वुमन हो, तो आपके लिए अपन बोलते हैं ना आइडल, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा आदर्श सोसाइटी, ऐसा आदर्श मामला एग्जिस्ट करे, ठीक है, लेकिन आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिले, आपको रोज रोज लोग आके ताने ना मारे कि भैया आप तो काम पे जाते हो, आपका घर पे ध्यान नहीं है, ठीक है, जहाँ पे लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है, आपको स्वीकृत करें कि भैया आजकल महिलाएं काम पे जाती हैं। आप जहाँ काम पे जा रहे हो वहां पे आपको एक अच्छा सुरक्षित वातावरण मिले, ताकि आपको कभी बार बार मतलब काम करने वक्त ये ना सोचना पड़े कि क्या आप सेफ हो और सिक्योर हो या नहीं हो, ठीक है। वैसे ही आपके घर पे ऐसा नहीं हो कि सारा कामकाज का बोझ आपके ऊपर हो। इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल बर्डन बोलते हैं। आजकल की जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, वो बाहर का काम तो कर ही रही हैं, भाई बाहर जाके आप देखोगे कमा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे चूंकि हमारा समाज आपको पता है पैतृक है, पेट्रियार्कल है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उनके ऊपर ही रहती है। बच्चों का पालन पोषण करना, सब्जियां काटना, खाना बनाना, घर में अगर कोई एल्डर पेरेंट्स रहते हैं तो उनकी भी देखभाल करना, कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनको अटेंड करना, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे घर में बाइयों को मैनेज करना, सारा काम उनके ऊपर आता है। भाई बाहर का हो सकता है उनकी इनकम और एक मतलब अगर एक मेल की इनकम अगर हम देखें तो दोनों की सेम है, दोनों सेम पोजीशन पे काम करते हैं अलग अलग कंपनीज में, लेकिन फिर भी आप देखोगे जो बर्डन है वो महिला पे ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग डुअल बर्डन बोलते हैं। तो अगर आप एक कामकाजी महिला हो तो आप क्या चाहोगे कि भैया आप इस डुअल बर्डन का शिकार नहीं हो, इस दोहरे दबाव का आप शिकार नहीं हो, ठीक है। आपकी गृहस्थी का जो काम है वो आपका पार्टनर आपके साथ साझा करे, इसको हम बोलते हैं ना शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारी ही चीजें ऐसी है जो एक वर्किंग वुमेन को मतलब चाहिए आज के समाज में, या कभी भी मुझे लगता है एक वर्किंग वुमेन को हमेशा चाहिए होगी। और ऐसा मामला अगर हो जाए तो भैया बात ही कुछ और हो जाए, ठीक है, तो वो तो एकदम आदर्श सोसाइटी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में, जो ये बोल रहा है आपसे कि अगर हम किन्हीं कंट्रीज को, अगर हम कुछ देशों की को आपस में आप देखोगे कंपेयर करते हैं, उनको रैंकिंग करते हैं, तो कौन सा एक ऐसा क्राइटेरिया है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? देखो वैसे तो आप है ना इसमें मेरे से झगड़ सकते हो, मैं सही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग आज के जमाने के हिसाब से राइट नहीं है। क्योंकि देखो कंट्रीज को किसी भी एट्रीब्यूट पे कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको चारों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा वो आपको चूज करना है। देखो नो डाउट अगर आप 10 कंट्रीज ले लो तो उनको आप ऑब्वियसली राजनीतिक स्थिरता पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे कंपेयर कर सकते हो। भाई एक ऐसा देश जहां आप देखोगे रोज रोज सत्ता पलट हो रहा है, जैसे पाकिस्तान, आपके श्रीलंका, ठीक है, और म्यांमार, और एक आप देख लो भारत हो गया, यूएस हो गया, जहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं और उसी के बाद आप देखोगे आपकी पार्टियां या आपकी सरकार बदल रही है, तो ऑब्वियसली कंपेयर तो आप कर सकते हो। वैसे ही आप इनकम के कंपेयर कर सकते हो, एक जगह यूएस को रख लो, एक जगह भारत को रख लो, एक जगह चाइना को रख लो, फिर आप देखोगे कोई और नाइजीरिया को रख लो, फिर कुछ और गरीब कंट्रीज रख लो, फिर आप देखोगे कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज रख लो, और देखो भैया कौन कितना रिच है, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। अब हो सकता है कि मैंने आपको बताया था ना अभी एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, कि आपने एक कंट्री ली, दूसरी कंट्री ली, आपने एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? एवरेज इनकम कैसे निकालोगे किसी देश की? उस देश की टोटल इनकम, टोटल आय को ऊपर लिखोगे और उसको डिवाइड कर दोगे टोटल पॉपुलेशन से। ये नहीं बोल रहे कि कितने लोग कमा रहे हैं भैया, 130 करोड़ लोग में से हो सकता है कि अपने यहाँ पे सिर्फ 50 करोड़ लोग ही काम कर रहे हो, क्योंकि बाकी आप देखोगे एज ग्रुप के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 साल से कम के लोग काम करने नहीं चाहिए, 65 साल से ऊपर के लोग काम करने नहीं चाहिए, तो लगभग 20% लोग तो आपके यहीं चले गए। समझ में आ रहा है? मतलब 20 से 30 करोड़ लोग तो यहीं चले गए। उसके अलावा भी अगर आप 100 करोड़ देखोगे तो सारे काम नहीं कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन में बिजी हैं, तो 50% मान लो काम कर रहे हैं, तो 100 का 50 कितना हो गया? 50 करोड़। तो मतलब 50 करोड़ या 60 करोड़ लोग ही आप देखोगे एक्चुअली में काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे अगर हम लिखेंगे तो हम 130 करोड़ ही लिखेंगे भाई टोटल इनकम को, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा एवरेज इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम, कि हमारे यहाँ पे एक बंदे की आय कितनी है एवरेज तौर पर, ठीक है। पर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कंट्री ए और कंट्री बी का, मैंने क्या बोला था? जरूरी नहीं है भाई इसका भी एवरेज 50,000 था और इसका भी एवरेज 50,000 था, लेकिन याद है कंट्री बी में एक बंदी की तो भैया 48,000 इनकम थी और बाकी सारे गरीबों में भी सबसे गरीब थे 500-500, जबकि कंट्री ए में किसी की 10,000 है, किसी की 10,200 है, किसी की 9800 है, आसपास है। तो कंट्री ए में क्या होगा? कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत अमीर बाकी सारे गरीब। इंडिया में क्या है?
4-5 लोग अडानी अंबानी हिंदुजा ये वाले ग्रुप है, बाकी सारे नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आप देशों को ऐसे भी कंपेयर करते हो कि आपके यहाँ कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, आय असमानता है। भाई टॉप के कुछ लोग बहुत सारा कमा रहे हैं और नीचे के आप देखोगे सारे बहुत सारे लोगों के पास एवरेज इनकम भी बहुत कम है। तो ऐसे देश में रहना प्रेफर करोगे या ऐसे देश में जहाँ पे लगभग लगभग सबकी आय सेम सेम सी है? ठीक है, तो यही वही होता है कि भाई इसको मेजर करने का तरीका होता है कि आप टॉप 1% सबसे अमीर लोगों की इनकम देख लो। अगर भाई जैसे इंडिया में हम बोलते हैं कि टॉप 1% जो लोग होते हैं, ठीक है, वो लगभग लगभग इंडिया की अगर हम टोटल इनकम जितनी भी बोलते हैं तो 50% उसका अकेले टॉप 1% लोग कमा रहे हैं। मतलब पूरी बाकी 99% जनता सिर्फ 50% कमा रही है। तो हो गई ना आपकी आय की इनइक्वालिटी। वैसे ही समझ में आ रहा है? तो इस पे भी आप देखोगे, आप देशों को कंपेयर कर सकते हो। और ऑब्वियसली लिटरेसी रेट, भाई आपके यहाँ साक्षरता कितनी है? साक्षरता की डेफिनेशन क्या होती है? 7 एंड अबव अगर आपको रीड करना आता है, राइट करना आता है और बेसिकली आप बेसिक चीजें समझ सकते हो, तो हम बोलते हैं कि आप लिटरेट हो। ठीक है, समझ में आ गया? लिटरेसी की रेट का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ कितने परसेंटेज लोग हैं आपकी पूरी पॉपुलेशन में से जो इस लिटरेसी वाली जो अपनी डेफिनेशन थी उसमें फिट होते हैं। ठीक है, इंडिया का आप खुद का अगर आप देखोगे इतिहास, तो जब हम आजाद हुए थे 1950 में, तो हमारी लिटरेसी दर होगी हार्डली 20% के आसपास। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हमारे जो लिटरेसी की साक्षरता की जो दर है वो लगभग लगभग 74 के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, 74-75% के आसपास है। अब इसमें भी क्या होगा, ग्रामीण इलाकों की अलग होगी, शहरी इलाकों की अलग होगी, महिलाओं की अलग होगी, पुरुषों की अलग होगी। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं पुरुषों की अलग होगी और शहरी इलाकों में महिलाओं पुरुषों की अलग होगी। एसटी, एससी, आपके जनरल, इन सब लोगों की अलग होगी। समझ में आ रहा है आपको? आपकी राज्य वाइज अलग हो जाएगी। वही हमारे यहाँ पे केरला में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, वही हो सकता है कि बिहार में सबसे कम है। तो राज्यों वाइज भी आपकी अलग हो सकती है। एक राज्य के अंदर अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वहां पे भी अलग अलग होगी। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे कम हो सकता है आपकी जैसलमेर टाइप के इलाके में हो, सबसे ज्यादा हो सकता है आपकी कोटा, जयपुर, वहां पे हो। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे आपकी साक्षरता की दरों से भी आप देशों को भी कंपेयर कर सकते हो ना। भाई आप इंडिया को ले लो, यूएस को ले लो, तो यूएस में साक्षरता ज्यादा है, वैसे यूके में साक्षरता ज्यादा है, हमारी कम है, लेकिन हो सकता है कि हमसे भी कम कोई अफ्रीका के देश की हो। ठीक है, तो कंपेयर तो आप किसी चीज पे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे बताओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा होगा जब आप किन्हीं दो देशों को कंपेयर कर रहे हो, जो आपको हमेशा टीवी में दिखाते भी है, या तो जीडीपी से करते हो या फिर इनकम यानी आय से करते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैं फिर से कह रही हूँ, कंपेयर आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एट्रीब्यूट जो विशेषता है जिसपे आप कंपेयर कर सकते हो वो है आपकी इनकम, क्योंकि वो इमीडिएटली आपको बता देगा कि क्या आपकी कंट्री रिच है या आपकी कंट्री पुअर है। जनरली हम ऐसा देखते हैं, जनरल बोल रही हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, जनरली हम ऐसा देखते हैं कि अगर कोई देश रिच होता है तो वहां पे डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, पर जरूरी नहीं है कि कोई देश रिच है तो उसका डेवलपमेंट भी होगा ही होगा। एग्जाम्पल है मिडल ईस्ट, वहां पे आप देखोगे बहुत सालों तक महिलाओं को अकेले ड्राइव करना अलाउड नहीं था। वो ड्राइवर नहीं, मतलब ड्राइव नहीं कर सकती थी कार वगैरह, उनको कहीं जाना है तो उनको हमेशा एक मेल अपने साथ में चाहिए। तो क्या आप ऐसे देश को डेवलप्ड कहोगे? प्रोबेबली नहीं कहोगे। ठीक है, तो मैं वही बता रही हूँ कि रिच कंट्री होने का मतलब इक्वल टू डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जनरली ऑलमोस्ट 80% केसेस में ये देखा गया है कि अगर आप रिच कंट्री हो, अगर आप आपका देश अमीर है, जहाँ पे एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो वहां पे डेवलपमेंट भी ज्यादा है। जनरली ऐसा है कि अगर पुअर देश है तो वहां पे डेवलपमेंट भी पुअर है। बट हैविंग सेड दैट, आप भूटान की बात करो, भूटान हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम वहां पे कम है लेकिन डेवलपमेंट कम नहीं है। ठीक है, वही बता रही हूँ, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड चीज बोल रहा है कि एवरेज इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि औसत आय को हम लोग पर कैपिटा इनकम यानी प्रति पूंजी आय भी कहते हैं। तो इसका आंसर तो सीधे सीधे सी हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो पूछ रहा है कि भैया एवरेज इनकम आपकी औसत आय कैसे निकाली जाती है। ये तो मुझे लग रहा है चौथी बार अगर मैं बताऊंगी, अगर मैंने बता दिया तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। भाई टोटल इनकम जितनी है आपकी, ये नहीं कि भाई कितने लोग कमा रहे हो उनको डिवाइड कर दो या टोटल आपके जीडीपी को डिवाइड कर दो, नहीं, जितनी आपकी आय है उसको डिवाइड कर दो आपकी औसत जितनी भी आपकी जनसंख्या है उससे, तो आपको एक एवरेज या फिर औसत आय मिल जाएगी। तो आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भैया ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम की जो रिपोर्ट आती है ये कौन निकालता है।
तो देखो ये तो वैसे आपका फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, बट यहीं पे हमारा सिलसिला खत्म नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है, ठीक है। उसमें से एक है आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक आपकी पॉवर्टी के ऊपर आएगी शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट वाली, ठीक है। एक साउथ एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट भी निकलती है। वैसे आप देखोगे वर्ल्ड बैंक करीबन करीबन 10 रिपोर्ट्स निकालता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या करने वाले हैं, कोई भी 5 रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, ठीक है, वो मुझे आप बताने वाले हैं। समझ में आया? वैसे आपका एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसके आप देखोगे हर साल दावोस में मीटिंग होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पहले तो आप मुझे ये बताओगे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा रिपोर्ट्स निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स पे निकालते हैं, प्रोडक्शन पे निकालते हैं, आपके टूरिज्म पे निकालते हैं, कंपेटिटिवनेस पे निकालते हैं। तो ऐसे मतलब तो इसके तो आप मुझे 10 रिपोर्ट्स बताने वाले हैं जो ये बेसिकली निकालते हैं, ठीक है। वैसे आपका अंकटैड हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, ठीक है, जो बेसिकली आपका ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है ना, उसको देखती है। तो ये आपकी वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ट्रेड पे रिपोर्ट्स निकालती है। और एक है आपका IMF, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये वही IMF है जिसने जब भारत में 1992 में आप देखोगे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया था, तो हमें लोन दिया था, ठीक है। तो IMF भी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट निकालता है वो, ठीक है। वैसे ही आपकी 2-3 और रिपोर्ट्स निकालता है। आप तो इसका मुझे सिर्फ 2 मेजर रिपोर्ट्स आती है, एक तो मैंने आपको बताई दी और एक और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि IMF अपना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो कौन सी रिपोर्ट निकालता है। ये होमवर्क है आपका, ये रिपोर्ट्स पता है आप एग्जाम दोगे ना, आपको वैसे भी पढ़नी ही पड़ेगी, तब बैठ के रटोगे 10 पन्ने और याद होंगे नहीं और कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके याद कर लेना, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बात करता है कि वर्ल्ड बैंक का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो भैया पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए कि अगर आपको रिच कंट्री कहा जाए, ठीक है। तो देखो सीधी सीधी बात है, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे ना एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रही हूँ, पर मैं आपको रफ एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपका इनकम $1000 से कम होता है, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि आप जनरली लो इनकम कंट्री हो, ठीक है। अगर आपकी जो इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम है, आपकी औसत प्रति व्यक्ति जो आय है, अगर वो 1000 से $12,000 के बीच में है, तो हम बोलते हैं कि आप मिडिल इनकम हो, ठीक है। और अगर आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज आपके यहाँ औसत आय जो है वो $12,000 से ज्यादा है, तो हम ये बोलते हैं कि आप एक रिच कंट्री हो, यानी अमीर देश हो, समृद्ध देश हो, ठीक है। अब मिडिल इनकम में भी हमने 2 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। अगर आपकी जो आय है वो 1000 से $4000 के बीच में है, तो आप कहलाते हो लो मिडिल इनकम, मतलब मिडिल इनकम तो देश हो आप, लेकिन उसमें भी लो कैटेगरी में हो। और अगर आपकी जो औसत आय है वो 4000 से 12000 के बीच में है, तो आप हो अपर मिडिल इनकम, ठीक है। मतलब मिडिल इनकम कंट्री तो अभी भी हो लेकिन अपर हो, ठीक है। अब कौन कौन से देश इस परिभाषा में बैठते हैं, तो नाइजीरिया नहीं, जैसे बुर्किना फासो वगैरह जो अपने जो देश है अफ्रीका में, वो आ जाएंगे आपके लो इनकम, क्योंकि वहां पे औसत आय जो है वो $1000 से कम है। पहले इंडिया भी $1000 से कम आई थी, हमारे यहाँ पे 850 कुछ था, तो हम भी पहले लो इनकम थे। लेकिन फिर हमारे यहाँ पे अभी जो औसत आय है वो लगभग $1800 के आसपास है, ठीक है। एवरेज अगर मैं आपसे कोई इंडिया में पूछे कि एक एवरेज व्यक्ति कितना कमाता है, तो $1800 के आसपास कमाता है, तो हमें आपकी लो मिडिल इनकम कंट्री में। चाइना जो है वहां पे औसत आय है $10,000 के आसपास, तो वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा, इस वाली श्रेणी में आ जाएगा। तो वो कौन सी कंट्री हो जाएगी, चाइना, अपर मिडिल इनकम। वही अगर मैं US, कतार, कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोप में कुछ कंट्रीज, यूके वगैरह की बात करूं, तो वहां पे औसत आय जो है वो $12,000 से ज्यादा है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी ये वाली कंट्रीज हो जाएंगी आपकी रिच कंट्रीज की श्रेणी में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। तो अब होगा क्या कि अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे वैसे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 12,000 है, तो आप इसको टिक कराओगे। एक्चुअली में वो है 12,056, ठीक है। तो पर ये आपको क्या होगा कि ये कभी बहुत ही मुश्किल से याद रहेगा, तो एटलीस्ट आपको क्लोज बाय फिगर्स तो याद रहे, मोटे मोटे 1000, 4000, 12,000, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, अच्छा ये वाले फिगर्स थे। तो आंसर इसका वैसे क्या है, $12,056। अगर इसके ऊपर आपके यहाँ पे एवरेज इनकम है, तो हम बोलते हैं कि आपका देश समृद्ध है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया कैसी कंट्री है, हम मिडिल इनकम है, लेकिन मिडिल इनकम के अंदर भी हम लोग निम्न मध्यम आय वाला देश है, ठीक है, यानी लो मिडिल इनकम देश है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे बात कर रहा है कि भैया सारी अमीर कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं। ये तो मैंने आपको अभी मिडिल ईस्ट का एग्जांपल दिया था कि ये सच नहीं है। और
वही सेकंड स्टेटमेंट में मिडिल ईस्ट का ही एग्जांपल दे रखा है कि भैया मिडिल ईस्ट जो है वो रिच है बट डेवलप्ड नहीं है। बिल्कुल सही है, आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे बात कर रहा है कि अगर हम भारत की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा आपकी औसत आय है, ठीक है, आपकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो ये तो मैंने आपको तभी बताया था, और बिहार में सबसे कम थी, ये भी बताया था। और फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि हरियाणा में चूंकि आप देखोगे औसत आय सबसे ज्यादा है, तो स्टेट जो है वो सारे एस्पेक्ट्स पे डेवलप्ड है। ऐसा है क्या? हरियाणा में अगर आप सेक्स रेशियो की बात करोगे ना, आप अगर एवरेज हमारी कंट्री का देखोगे तो 940 है, मतलब 1000 लड़कों पे 940 लड़कियां, ये इंडिया का सेक्स रेशियो है। हरियाणा का पता है कितना था लंबे समय तक? 800, मतलब 880 ऐसे था। तो क्या इसको आप डेवलप्ड मानोगे? भाई रिच हो आप, हो सकता है आपके यहाँ पे इनकम कमाने वाले लोग, मतलब इनकम जो है लोगों की आय जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या आप एक ऐसे राज्य को डेवलप्ड कहोगे जहाँ पे आप देखोगे इतने सारे मर्डर्स होते हैं, रेप हो रहे हैं, महिलाओं को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, सेक्स रेशियो खराब है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट खराब है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट जो है वो खराब है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे हेल्थ के इंडिकेटर्स इतने अच्छे नहीं है। तो क्या वो देश आप देखोगे, आप क्या वो राज्य आप विकसित कहोगे कि वो भैया विकसित है? नहीं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। अब यार ये तो हमने पहले भी किया था कि भैया इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होती है, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होती है। तो किसी ने कमेंट्स में जरूर लिखा था कि मैम नियोनेटल मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि जो आपके नवजात शिशु होते हैं ना, अगर वो पैदा होने से 28 दिन के बीचों बीच उनकी मौत हो जाती है, हम नीचे लिखते थे कि 1000 जो आपके लाइव बर्थ्स हो रहे हैं, तो हम उसको बोलते थे ये नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर क्या होता है? अगर आप जब से पैदा हुए तब से 1 साल तक के बीचों बीच आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसको अनुपात लेते हो उसका 1000 लाइव बर्थ से, तो हम बेसिकली बोलते हैं कि ये शिशु मृत्यु दर है। वैसे एक होती है चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, या जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, कि 5 साल तक होने तक अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वापस से उसको वही 1000 लाइव बर्थ से डिवाइड कर दो, तो हम उसको बोलते हैं ये है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, यानी चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, ठीक है। समझ में आ गया? और मैंने आपको पिछली बार एक मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो का भी फॉर्मूला बताया था, तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि मैम मटर्नल मोर्टालिटी रेट या रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका तो मुझे लगता है आपको आंसर पता ही है, आंसर सीधे सीधे हो गया इसका बी। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपकी चाइल्ड मोर्टालिटी यानी बाल मृत्यु दर पे। तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि भैया अगर आप 5 साल के होने से पहले पहले तक अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, उसको डिवाइड करते हो कि भैया कितने आपके नवजात शिशु जो 1000 आपके संभावित है उससे, तो आपको मिलती है आपकी बाल मृत्यु दर, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे बात कर रहा है कि भैया इनकम अपने आप में सिर्फ इनकम अपने आप में क्राइटेरिया नहीं होता है, ये कंप्लीट इंडिकेटर बताने का कि मतलब सारे के सारे जितने भी मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है कि भाई आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में जितना पैसा रखा है, ठीक है, उससे आप सभी सुख सुविधाएं सारी आप देखोगे माल और सेवाएं नहीं खरीद सकते जो आपको रहने के लिए चाहिए। बिल्कुल सही है। आप भाई कल को आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक बड़े अफसर भी बन जाओगे, तो भी क्या तब आप अफसर बन जाओगे, हो सकता है आपको रिस्पेक्ट मिले, सोसाइटी में इज्जत मिले, है ना, सब आपको आके आपसे क्वेश्चन पूछे क्योंकि उनको लगेगा आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप ऑडी खरीद पाओगे? नहीं। तो आपकी जेब में जितना पैसा है, वो बिल्कुल सही बात है, हमेशा इतना नहीं होता कि आप जो भी आप ऐसे सोचोगे कि मुझे आज ये खाना है, ओहो हो, कि आप सारी सुख सुविधाएं खरीद पाओ, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली आपसे बात कर रहा है कि इनकम जो है अपने आप में, ठीक है, जो आपकी कंप्लीट इंडिकेटर नहीं होती कि सारी भौतिक वस्तुओं का, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था ना भाई, मटेरियलिस्टिक चीजें ही है जो आप, भौतिक चीजें ही नहीं होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, आपको जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें होती है जैसे सुख सुविधा, सिक्योरिटी, आपका सुरक्षा, ये सारी चीजें भी चाहिए होती हैं। और हर चीज आप देखोगे आय से नहीं खरीदी जा सकती है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपके पास ज्यादा आय है तो भी आप सारी चीजें खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। कोई चीजें हमेशा आपके लिमिट के बाहर होगी। भाई आपको कोई विंटेज कार पसंद है, लेकिन अगर कोई विंटेज कार बेचेगा ही नहीं, तो भी आपकी दुनिया भर की आय भी उसको नहीं खरीद पाएगी, ठीक है। तो दोनों ही राइट है, और पहले वाला जो स्टेटमेंट है उसका सटीक आप देखोगे तर्क भी है आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? फिर आप यहाँ पे देखोगे आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये वाला। ये बोलता है कि केरला जो है उसमें बहुत ही लो आपको शिशु मृत्यु दर देखने को मिलती है।
तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रही थी विकास के बारे में एनसीईआरटी से ही, तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि कैसे हरियाणा जो है वो आप देखोगे सबसे रिच है, लेकिन अगर हम एजुकेशन की, लिटरेसी रेट की, साक्षरता वगैरह की बात करें, हेल्थ स्टेटस की बात करें, तो केरला काफी आगे है। आपको पता है वो छोटे से राज्य में प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, अपनी प्राथमिक शिक्षा होती है, 100% है। मतलब वहां पे हर बच्चा आप देखोगे स्कूल में पढ़ने जाता है, ठीक है। वैसे आप देखोगे केरला में उन्होंने इतना अच्छा, आपको पता है सबसे पहला केस जो था इंडिया में कोविड का कहाँ आया था? केरला में। नीपा वायरस केरला में आया था। लेकिन अगर आपको पता है यही नीपा वायरस कोई और राज्य में आता ना, मैं आई थिंक श्योरिटी से तो नहीं, बट इतना जरूर कह सकती हूँ कि उसके चांसेस पूरे भारत में फैलने के ज्यादा होते हैं। लेकिन चूंकि आप देखोगे कि केरला में आया, और केरला में हेल्थ सिस्टम काफी अच्छा है। जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है ना, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हो गए, आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, सब सेंटर्स हो गए, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। तो वहां पे क्या है कि आपकी स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, ये सारी सुख सुविधाएं बहुत तेजी से वहां पे डेवलप की जा सकती है, लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं देखोगे जब ये कोई नए डिजीजेस जो केरला में आते हैं, वो इतनी जल्दी से आप देखोगे पूरे देश में नहीं फैल पाते, ठीक है, क्योंकि वहां पे कर्ब कर लिए जाते हैं। समझ में आ गया? तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है कि भैया केरला में चूंकि इतनी अच्छी हेल्थ और एजुकेशन की सुख सुविधाएं हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं वहां पे शिशु मृत्यु दर वगैरह भी कम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे बोल रहा है कि भैया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और इसके मैं इंडिकेटर्स भी आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली एक संगठन है। तो यही आप देखोगे आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट लेके आती है। 1990 से आप देखोगे ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। हर साल आप देखोगे ये रिपोर्ट निकलती है। इस रिपोर्ट के अंत में आपको बहुत सारे इंडेक्स या इंडाइसेस मिलते हैं, जहां पे अलग अलग देशों को रैंक किया जाता है, उनकी आपस में तुलना की जाती है, ठीक है। तो इसी रिपोर्ट के अंदर आपका एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। इसी रिपोर्ट के अंदर आपका एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है, ठीक है। इसी रिपोर्ट में आप देखोगे आपके 2-3 इंडेक्सेस और निकलते हैं। समझ में आ गया आपको? पहली चीज तो हो गई ये, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के विकास में आपको पता है 2 साइंटिस्ट हैं। एक है महबूब उल हक, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, यानी पाकिस्तान से इकोनॉमिस्ट थे, और एक इंडिया के अमर्त्य सेन, जो कि मैंने आपसे पूछा भी था कि उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की, आप देखोगे फील्ड में, और कहीं ना कहीं आप देखोगे भारत का नाम ऊंचा ही हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने आप देखोगे बहुत ही बोलते ना अपना अहम योगदान दिया है इस यूएनडीपी की रिपोर्ट को लाने में, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर कि भैया ये क्या होता है। ये क्या करता है कि मानव विकास जो है उसका एक इंडेक्स होता है, जहां पे आप अलग अलग देशों की रैंकिंग करते हो कि भाई कौन से देश में कितना मानव विकास हुआ है, ठीक है। तो उस रैंकिंग के हिसाब से आप क्या करते हो, आप बोलते हो अगर आपका जो स्कोर है, पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे स्कोर निकालोगे हर कंट्री का, और उस स्कोर के हिसाब से भाई जितने आपके मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आपकी क्लास में रैंक निकलती है। वैसे यहाँ पे आप हर कंट्री का स्कोर निकालते हो और उस स्कोर के बाद उनकी रैंक तय करते हो। तो अगर आपका स्कोर इससे ज्यादा है तो आप क्या कहते हैं हाई उसमें आ जाओगे कि आपका जो मानव विकास है वो हाई है। फिर एक होता है मिडिल, एक होता है लो। अब मिडिल में भी आपका लो और अपर, जैसे अपन ने इनकम के हिसाब से देखा था, वैसे यहाँ पे विकास के हिसाब से भी आप इसको मानव विकास के हिसाब से भी अरेंज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि एचडीआई का ये जो स्कोर है भाई, इसको निकालने के लिए आप क्या क्या चीजों को कंसिडर करते हो। यहाँ पे लेते हो आप 3 चीजें। एक होता है आपका एजुकेशन, एक होता है आपका हेल्थ, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। मतलब एजुकेशन के अंदर आप ये देखते हो कि भैया एक तो है आपका कि अगर आप अभी छोटे बच्चे हो, 18 साल से कम हो, तो कितने साल तक आप स्कूल जाओगे, ठीक है। और एक है आपका एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक तो ये तो हो गया कि भैया आप कितने साल तक स्कूल जाओगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और एक है कि आप ऑलरेडी 25 की उम्र क्रॉस कर चुके हो, तो आप कितने साल तक स्कूल गए थे, मतलब मीन्स ईयर्स क्या थे आपके स्कूलिंग के, कि आप कितने साल स्कूल में बिता के आए। तो इससे निकालते हो आप एजुकेशन का जो भी आपका स्कोर निकलता है। फिर एक होता है आपका हेल्थ का। हेल्थ का मतलब है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, अगर आज आप पैदा होते हो तो आप कितने साल तक लगभग जियोगे, ठीक है वो। और तीसरा होता है आपका पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम कितनी है आपके देश में, ठीक है। तो इन तीनों से फिर आप क्या करते हो, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, मतलब जो भी है आप देखो मैथ में ना एक होता था आपका अरिथमेटिक मीन
और एक होता था आपका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये मेरा आपसे सवाल है कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तो ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, नहीं पता तो वैसे ऐसा सोच लो कि एवरेज निकालते हो और वहां से आपको एक कंट्री का स्कोर मिलता है और उस स्कोर के बाद आप उसकी रैंकिंग करते हो। ठीक है, तो ऐसे इन तीनों चीजों पे आप समझ में आ गया, एक तो है आपका हेल्थ, एक है आपका एजुकेशन और एक है आपका कि भैया आप कितना कमाते हो औसत आय। उन तीनों चीजों को लेके आप स्कोर निकालते हो, रैंकिंग निकालते हो, तो उसके हिसाब से आप बताते हो कि कौन सा देश बेसिकली किस मानव विकास के उसमें श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये तो थी यूएनडीपी की मानव विकास वाली रिपोर्ट और इंडेक्स की कहानी। फिर एक यहाँ पे दूसरा संगठन लिख रखा है, वो है आपका यूएनईपी, जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये जो है बेसिकली याद रखना कि अपना 1975 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1972 में, सॉरी 1972 में एक स्टॉकहोम, जो स्वीडन में एक शहर है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद ये संगठन निकल के आया था। ठीक है, ये बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है, इसमें एक फेमस रिपोर्ट आपने शायद सुनी होगी, वर्ल्ड एनवायरमेंट रिपोर्ट, तो वो भी आप देखोगे यूएनईपी ही निकालता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तो आप मुझे बताने वाले हैं, आपने प्रॉमिस किया है 10 रिपोर्ट, कोई भी 10 रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और फिर आ जाओ डब्ल्यूएचओ पे। ठीक है, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको आपको पता ही है कि कोरोना के टाइम पे इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इसकी भूमिका को बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठाए गए थे। तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट की भी आप मुझे दो कोई ऐसी रिपोर्ट बताने वाले हो इस संगठन की जो ये निकालता है। ठीक है, देखो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा आगे जाके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर पता है तो जरूर बताइएगा, हम सच में बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो ए हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है, अरे ये तो मैंने अभी बता दिया कि भैया जो मानव विकास रिपोर्ट होती है उसमें कौन सा मापदंड नहीं है, जो 4 चीजें लिखी हैं उसमें से कौन सा मापदंड नहीं है। तो मैंने तो अभी आपको बताया ना, 3 पैरामीटर्स, 3 मापदंड बता दिए, तो आप अपने आप बताओ, एजुकेशन था या नहीं था? बिल्कुल था। हेल्थ था या नहीं था? बिल्कुल था। पर कैपिटा इनकम था या नहीं था? बिल्कुल था। तो क्या नहीं था? पर कैपिटा टैक्स कलेक्शन। भैया टैक्स कलेक्शन आप देखोगे कोई भी देश कोई भी रिपोर्ट में मेंशन नहीं करता, क्योंकि टैक्स कलेक्शन ना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे कर कितना कलेक्ट होगा। पहली बात तो आपकी जनसंख्या कितनी है, ज्यादा जनसंख्या है तो जरूरी है, ऐसा होता है जनरली कि आपके यहाँ कर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या तो आपकी सरकार कर कलेक्ट नहीं कर रही है, या कर की चोरी हो रही है, या आपके यहाँ पे जनसंख्या बहुत है लेकिन कमाने वाली जनसंख्या नहीं है जो कर दे सके। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके मापदंड ही बहुत है अकेले इस चीज के, तो ये चीज आपके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का हिस्सा या मापदंड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे डी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये बोल रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में। आपकी जो संसाधन होते हैं वो भाई कितने प्रकार के होते हैं? भाई संसाधन जो होते हैं ना, मोटी मोटे तरीके से अगर हम देखें तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके रिन्यूएबल, जिनको हम लोग बोलते हैं अक्षय संसाधन, और एक होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में फर्क क्या होता है, पहले ये समझो। भाई आपकी जो सन से ऊर्जा आ रही है, ऐसा है कि आपने एक बार खर्च कर ली तो कल नहीं मिलेगी, या आज आपने सोलर कुकर में अपने आलू बॉईल कर लिए तो कल नहीं मिलेगी, नहीं। आज हवा चल रही है तो ऐसा है क्या कि आज हवा में बैठ लिए तो कल नहीं मिलेगी, नहीं। तो ऐसे कोई संसाधन, ठीक है, जो ऐसा नहीं है कि आज यूज कर लिए तो कल नहीं मिलेंगे, आज खर्च हो गए तो कल खत्म हो रहे हैं, या उनकी क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसे संसाधन जो बार बार आप देखोगे रिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, आज हैं तो कल भी हैं और परसों भी रहेंगे, आप यूज कर रहे हो तो भी आप देखोगे वो खत्म नहीं होंगे, तो वो होते हैं आपके अक्षय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके नवीकरणीय संसाधन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये वो संसाधन होते हैं जो आज अगर आप तेजी से यूज कर लो तो कल के लिए कम कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जिस रेट से आज कोयला यूज हो रहा है, अगले 50 सालों में कोयला रहेगा ही नहीं। जिस रेट से आप ये कच्चा तेल, क्रूड ऑयल यूज कर रहे हो ना, एक पॉइंट पे अगले 50-60 सालों में आपके पास कच्चा तेल बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिनको अगर आज खपत कर ली तो कल उसमें से क्वांटिटी में से कम होता जा रहा है, कल आपके पास बचेंगे ही नहीं, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये तो हो गया एक तरीके का क्लासिफिकेशन। अब दूसरे होते हैं आपके फॉसिल रिसोर्सेज एंड नॉन फॉसिल रिसोर्सेज, मतलब जीवाश्म वाले और अजीवाश्म वाले। अब ये क्या होते हैं? जीवाश्म संसाधन वो होते हैं जो बेसिकली आपके जीव जंतुओं से आ रहे हैं,
आप बोलोगे मतलब, भाई हम जनरली जब फॉसिल का नाम सुनते हैं तो हम बात करते हैं कोल यानी कोयला, ठीक है, आपके कच्चा तेल, क्रूड ऑयल वगैरह की। तो मैम ये जीवाश्म से कैसे आ रहे हैं? आपको पता है कोल जो है वो आपके जो बहुत पुरानी जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट वेजिटेशन थी ना, जब वो आप देखोगे आपकी हम बोलते हैं ना कोई ऐसे आपका डिस्टर्बेंस हुआ तो वो बेसिकली जमीन में गड़ गए, फिर वहां पे कंप्रेशन हुआ, बहुत टेम्परेचर था, प्रेशर था, अलग अलग प्रोसेसेस उस पर काम करी, वो बिल्कुल आप देखोगे जमीन के नीचे दबे हुए हैं और अपने आप देखोगे कोयले में बदल गए। तो कोयला आपके वो पेड़ पौधों से आता है और उसी प्रोसेस में आप देखोगे जो आपके बहुत सारे वो होते हैं ना, एनिमल्स हो गए, आपके ऑर्गेनिजम्स हो गए, जब वो मरते हैं तो उनसे क्या बनता था? आपका क्रूड ऑयल। तो ये जीवाश्म से बने हैं, इसलिए इनको बोलते हैं जीवाश्म संसाधन यानी फॉसिल रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब आप ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया ऐसे कौन से संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा जिनकी पूर्ति की जाती है, ठीक है, जो प्रकृति बार बार आप देखोगे उनको रिन्यू करती रहती है, उनको बार बार रिप्लेनिश करती रहती है। तो ऑब्वियसली कौन सी थी? आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अक्षय संसाधन, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये बोल रहा है कि भैया कौन से देश हैं जो इंडिया से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे, ठीक है। तो बताओ। पता है ये काफी आयरॉनिकल बात है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक चीज बोली थी और मैंने आपको बोला था कि एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, कि भैया रिच कंट्री है, ठीक है, तो जनरली हमें बोलते हैं 80% तक कि वो डेवलप्ड या विकसित भी होगी। लेकिन फिर मैंने आपको मिडिल ईस्ट का एग्जाम्पल दिया। फिर मैंने आपको बोला था कि जनरली अगर पुअर कंट्री होती है जहां पे औसत आय कम है, तो जनरली हम देखते हैं कि उसका विकास भी कम ही होता है। लेकिन फिर मैंने आपको भूटान का एग्जाम्पल दिया था। आप ही देखोगे कि अगर आप यूएनडीपी की रिपोर्ट उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान को छोड़ दो, वो तो हमसे भी खराब ही परफॉर्म करता है, लेकिन नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सारे ही देश हमसे बेटर परफॉर्म करते हैं। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पता है किसका है? श्रीलंका का। वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज, लिटरेसी रेट, ये सब आप देखोगे इंडिया से बहुत बेटर है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे हम एक बार क्या करते हैं, एनसीईआरटी खोलते हैं, ठीक है, और एक बार वो टेबल देखते हैं जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, ठीक है। कहाँ पे थी वो? एक मिनट, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाली, जहां पे हम ये बोल रहे थे कि ये कंपेयर करेंगे देशों को, तो हम एक बार देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं भी मिल रही है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आप टाइप करो यूएनडीपी, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्री रैंकिंग, ठीक है। तो ऐसे आपको देखो ये 2021 की जो रिपोर्ट आई है, यहाँ से आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा इनफैक्ट। और आप जो एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे 2020 का डेटा है। यहाँ पे देखो नंबर 1 रैंक पे आपकी स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये आप अगर ये देखोगे तो आप इसको खोल सकते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ से देखो, ये आपका यूएनडीपी का ऑथेंटिक डेटा है, ये वहां से है। अभी देखो आप कंट्री वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, रीजन वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो। और इन्होंने देखो क्या करा है, इन्होंने तो अल्फाबेटिकली आपको दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनफैक्ट वो ये भी बता रहे हैं कि 2020 से रैंक में कितना फर्क हुआ है, बढ़ी है या घटी है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर आप टाइप करो, जैसे यहाँ पे आपको कौन से देश का चाहिए, मुझे चाहिए इंडिया का, ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये देखो इंडिया की रैंकिंग है 132, हमारा स्कोर है 0.633 और हमारी रैंकिंग पिछले साल से थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। अब आप इंडिया के ऊपर देखो, अपने नेबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, है ना, और चाइना। तो इन सब कंट्री और म्यांमार, तो देखो चाइना हमसे ऊपर है 79 रैंक पे, ठीक है। अगर आप और कौन सा, बांग्लादेश 129, वो भी हमसे बेटर है इनफैक्ट, ठीक है। फिर आप आ जाओ म्यांमार पे, यहाँ पे आएगा एम पे, तो देखो म्यांमार 149, वो हमसे बेकार है। फिर आ जाओ नेपाल पे 143, हमसे इतना अच्छा नहीं है। फिर आ जाओ आप भूटान पे, तो भूटान आई थिंक यहाँ पे आएगा बी में, तो भूटान का इन्होंने लिया ही नहीं है। फिर आ जाओ आप श्रीलंका पे, श्रीलंका आएगा यहाँ, वो देख लो 73, हम सबसे बेटर है, चाइना से भी बेटर है इनफैक्ट आई थिंक। चाइना कहाँ था? यहाँ था ना चाइना, ये रहा चाइना। भूटान है 127 है, हमसे बेटर है, और चाइना से भी बेटर है, आप देख लो श्रीलंका, ठीक है, 73 पे। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे कंट्रीज के हिसाब से आप अपने उसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली कौन सा देश हमसे सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है? आपका श्रीलंका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका।
तो लगभग आज की क्लास थोड़ी लंबी थी, लेकिन हमने 22 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे डिस्कस करे हैं, 21 22। तो काफी अच्छा स्कोर हमने कवर कर लिया है इस पूरे चैप्टर में। टेबल भी समझ ली, नई रिपोर्ट भी देख ली, तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया। तो हम फिर से मिलेंगे। होमवर्क प्लीज करना और आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।